महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिवसेना के नाम और निशान पर सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक जंग अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। जी हां, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बहुचर्चित मामले की अंतिम सुनवाई होने जा रही है और माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि शिवसेना के नाम और उसके चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण को लेकर पिछले कई महीनों से कानूनी जंग चल रही है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। कई महीनों की लंबी सुनवाई के बाद अब मामला अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर फाइनल हियरिंग होगी, जिसके बाद कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अगर यह फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में गया तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। वहीं अगर फैसला शिंदे गुट के पक्ष में रहता है तो उद्धव ठाकरे की राजनीतिक रणनीति को तगड़ा झटका लग सकता है। दर्शकों, जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने वाले वकील असीम सरोदे ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धनुष बाण शिवसेना का मूल चुनाव चिन्ह है, लेकिन उसे हमसे छीना गया, चुराया गया। पूरे महाराष्ट्र ने संवैधानिक चोरी होते हुए देखी है। असीम सिरोदे का कहना है कि सिर्फ सत्ता में होना किसी को सही नहीं ठहराता। उन्होंने कहा है कि सत्ताधारी होना ये नहीं दिखाता कि आप संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेना चाहिए कि शिवसेना का असली नाम और चुनाव चिन्ह उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी को ही वापस दिया जाए। वहीं इसके साथ ही वकील सरोदे ने कहा है कि अगर कोर्ट चिन्ह वापस दे देती है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, और अगर कोर्ट उसे अस्थायी रूप से गोटा देता है यानी फ्रीज कर देता है तो हमें वह भी मंजूर है। तो वही दर्शकों, दूसरी ओर शिंदे गुट के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने भी उद्धव गुट पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राम हमारे पास है, इसलिए धनुष्य बाण भी हमारे पास ही रहेगा। यह बयान साफ इशारा करता है कि शिंदे गुट अपने पक्ष में फैसला आने को लेकर आत्मविश्वास से भरा रहा है। गुलाबराव पाटिल का दावा है कि चुनाव आयोग पहले ही एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का आधिकारिक नाम और चिन्ह सौंप चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वही फैसला कायम रहेगा। तो वही दर्शकों, आपको याद दिला दे कि शिवसेना में फूट को अब लगभग 3 साल हो चुके हैं। इस दौरान मामला चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और विधानसभा अध्यक्ष तीनों संस्थाओं के दरवाजे पर गया। चुनाव आयोग ने फरवरी 2023 में बड़ा फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे गुट को ही शिवसेना नाम और धनुष्य बाण चिन्ह दिया था। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के अध्यक्ष को दोनों गुटों के विधायकों की पात्रता पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बाद में दोनों गुटों के विधायकों को पात्र ठहराया। इस फैसले को भी उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों मुद्दों की सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है और कल होने वाली अंतिम सुनवाई के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अंतिम फैसला सुनाया जा सकता है। ऐसे में दर्शकों, अगर कोर्ट उद्धव ठाकरे के पक्ष में निर्णय देती है तो राज्य के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि उद्धव गुट को शिवसेना का नाम और धनुष्य बाण वापस मिलने पर उनकी ताकत स्थानीय निकाय चुनाव में कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फैसला शिंदे गुट के पक्ष में रहता है तो उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति और कमजोर पड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस फैसले से बीएमसी चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक राजनीति का चेहरा बदल सकता है। तो ऐसे में दर्शकों, अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। बुधवार की सुनवाई में क्या होता है? क्या उद्धव ठाकरे को उनका धनुष्य बाण वापस मिलेगा या फिर एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगा शिवसेना का झंडा और निशान? ये अब कुछ घंटे बाद साफ हो जाएगा। ऐसे में एक बात तो तय है, इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा तूफान उठने वाला है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के सरन्यायाधीश BR गवई पर बूट फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर ने अब एक और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें अपने इस कृत्य का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर यह आरोप लगाया कि जब भी सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला कोर्ट में आता है तो अदालत का रवैया पक्षपाती नजर आता है। दर्शकों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अभूतपूर्व घटना सामने आई थी।
कोर्ट रूम नंबर 1 में सर न्यायाधीश BR गवई की बेंच के सामने एक वकील ने बूट फेंकने की कोशिश की थी। इस वकील का नाम है राकेश किशोर और अब उन्होंने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि राकेश किशोर ने कहा है कि मैं दुखी था लेकिन किसी नशे में नहीं था। यह मेरी अपनी प्रतिक्रिया थी, न मुझे डर है न मुझे किसी तरह का पछतावा है। उन्होंने आगे कहा है कि 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी जो एक मूर्ति से जुड़े मामले पर थी। वकील के अनुसार उस सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कथित तौर पर कहा कि जाकर मूर्ति से प्रार्थना करो और उसे कहो कि वो सिर जोड़ दे। राकेश किशोर का कहना है कि यह टिप्पणी उनके धार्मिक भावनाओं का अपमान थी। ऐसे में दर्शकों, आपको जानकारी दे कि वकील ने दावा किया है कि अदालत को अगर राहत नहीं देनी थी तो न दे, लेकिन आस्था का अपमान करना उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि जब भी सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला अदालत में आता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही आदेश देती है जिससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है। हालांकि इस बयान के बाद अब कानूनी गलियारों में हड़कंप मच गया है। वकील राकेश किशोर को उनके इस कृत्य के बाद बार काउंसिलिंग ने तुरंत निलंबित कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह फैसला उन्हें डराने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा है कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे सर न्यायाधीश को अपने शब्दों का महत्व समझना चाहिए। जब वो कहते हैं माय लॉर्ड तो उस शब्द की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। हालांकि दर्शकों, राकेश किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने सर न्यायाधीश गवई के उस बयान पर भी सवाल उठाए जो हाल ही में मॉरिशस में दिए गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि भारत कानून के शासन से चलता है, बुलडोजर के शासन से नहीं। इस पर वकील ने पलटवार करते हुए पूछा, क्या योगी जी का अतिक्रमण हटाने का अभियान गलत है? क्या सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बुलडोजर राज है? उन्होंने आगे कहा है कि मैं आहत हूँ और आगे भी रहूँगा। न्यायपालिका को अपनी संवेदनशीलता पर काम करने की जरूरत है। देश में लाखों मुकदमे लटके हुए हैं, लेकिन धर्म से जुड़े मामलों में अदालत उपहास कर देती है। वकील ने स्पष्ट कहा है कि वो किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, यह सब उसी ने मुझसे करवाया जो ऊपर बैठा है। ऐसे में दर्शकों, हालांकि न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह का कदम समाज में गलत संदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और उसके खिलाफ इस तरह की हरकत को कई कानूनी विशेषज्ञ न्याय व्यवस्था पर हमला मान रहे हैं। तो वही बार काउंसिलिंग ने कहा है कि वकील का यह आचरण न केवल अदालत की अवमानना है बल्कि पेशे की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। ऐसे में दर्शकों, राकेश किशोर के खिलाफ फिलहाल निलंबन की कार्रवाई की गई है और आगे इस मामले की जांच भी जारी है। वही सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक आक्रोश की आवाज़ बता रहे हैं तो कुछ इसे कानून और संविधान पर हमला मान रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, अब सवाल यही है, क्या किसी न्यायिक टिप्पणी के विरोध में इस तरह की हरकत को जायज़ ठहराया जा सकता है? क्या अदालत के फैसलों पर असहमति जताने का यही तरीका होना चाहिए? देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाएं इस पर क्या कहती है? यह फैसला अब जनता के विवेक और कानून की अदालत दोनों को मिलकर करना होगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बाला साहेब ठाकरे का नाम सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह बेहद चौंकाने वाली है। शिंदे सेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने दसरा मेलावे के मंच से दिवंगत बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कदम के इस बयान ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे को इमोशनल हथियार थमा दिया है बल्कि बीजेपी और शिंदे गुट की रणनीति पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि रामदास कदम ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को 2 दिन तक घर में रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बाला साहेब के हाथों के ठसे लेकर किसी रहस्यमय तरीके से उसका इस्तेमाल किया, ऐसा संकेत देते हुए रामदास कदम ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें कि कदम के मुताबिक ये घटना साल 2012 की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब 13 साल बाद अचानक ये बात उन्हें कैसे याद आई? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? क्योंकि इतने सालों तक कदम खुद उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना में रहे, मंत्री पद संभाला, सत्ता में रहे, तब उन्हें ये सब याद क्यों नहीं आया? दर्शकों, ऐसे में रामदास कदम के आरोपों का टाइमिंग बेहद अहम माना जा रहा है। 2 अक्टूबर 2025 को दसरा मेलावे के मंच से जब उन्होंने ये बयान दिया तो उस वक्त बीजेपी और शिंदे सेना आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी।
और ठीक उसी दिन फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान को 1 साल पूरा हो रहा था। यानी जब बीजेपी चुनावी हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाह रही थी, कदम के इस विवादित बयान ने उस पिच को पूरी तरह उखाड़ कर रख दिया है। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी के लिए यह बयान सिरदर्द बन सकता है। लोकसभा चुनाव में पहले ही महायुति को बड़ा झटका लग चुका है। 48 में से 31 सीटें गठबंधन के खाते में आई और बीजेपी को 28 में से सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में अब महानगर पालिका चुनाव की चुनौती सामने है। ऐसे में कदम का यह बयान उद्धव ठाकरे को सीधा फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे हमेशा से भावनात्मक राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। ठाकरे ब्रांड का असली आधार ही भावना और आस्था रहा है। जब पार्टी मुश्किल में आई, उद्धव ने बाला साहेब की छवि का सहारा लेकर अपने समर्थकों को जोड़ा और अब जब बाला साहेब के पार्थिव शरीर पर आरोप लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को इमोशनल कार्ड बनाकर मैदान में उतर सकते हैं। दर्शकों, आपको जानकारी ये भी दे कि बीजेपी पिछले 1 साल से हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनावी माहौल बना रही थी। देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद की बात उठाई, योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है कहकर बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी। तो वही मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले बीजेपी नेता अमित साटम ने भी हिंदुत्व का कार्ड खेला। उन्होंने कहा है कि अगर शिवसेना यूबीटी जीती तो मुंबई का अगला मेयर खान होगा। यानी बीजेपी की पूरी रणनीति धार्मिक ध्रुवीकरण पर टिकी थी, लेकिन रामदास कदम के एक बयान ने इस पूरी पिच को अस्थिर कर दिया है। अब उद्धव ठाकरे के पास इमोशनल मुद्दा है और बीजेपी की हिंदुत्व पिच पर ठाकरे परिवार की भावनात्मक पारी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उद्धव ठाकरे इस मौके का फायदा उठाकर पार्टी की एकता और बाला साहेब ठाकरे की विरासत दोनों को फिर से केंद्र में ला सकते हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे भावनात्मक सभाओं की श्रृंखला शुरू करें, जहां वे रामदास कदम के आरोपों को बाला साहेब ठाकरे का अपमान बताकर जनता की सहानुभूति जुटाने की कोशिश करेंगे। तो वही दर्शकों, मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी ठाकरे ब्रांड का असर गहरा है। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 10 सीटें मिली, जिनमें से आधी सीटें मुंबई से थी। यानी मुंबई में ठाकरे परिवार की पकड़ अब भी मजबूत है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर रामदास कदम का एक बयान न सिर्फ उद्धव ठाकरे को इमोशनल फायदा दे रहा है, बल्कि बीजेपी और शिंदे की हिंदुत्व राजनीति को भी झटका दे रहा है। 13 साल पुराना मुद्दा उठाकर कदम ने जो फुल टॉस दिया है, उस पर उद्धव ठाकरे अब चौका या छक्का मारते हैं, ये आने वाले हफ्तों की सियासी कहानी तय करेगा। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में भावनाओं का कार्ड हमेशा निर्णायक रहा है और अब एक बार फिर वही कार्ड मेज पर रखा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसकी भावनाओं से जुड़ती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। ठाकरे बंधुओं की संभावित नजदीकियों की चर्चा के बीच अब एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। निरुपम ने न सिर्फ उद्धव पर निशाना साधा, बल्कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक वोटर लिस्ट और राजनीतिक नैतिकता पर भी बड़ा बयान दिया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संजय निरुपम ने कहा है कि उद्धव ठाकरे अब अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे अब मन से यानी राज ठाकरे की बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हैं। निरुपम बोले कि उद्धव ठाकरे अब अपने पुराने शिव सैनिकों को साथ नहीं रख पाए। जब उनकी पार्टी बिखर गई तो अब वो राज ठाकरे के कंधे पर चढ़कर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उद्धव न तो नई पार्टी खड़ी कर सकते हैं और न ही गठबंधन से कोई चमत्कार होने वाला है। दर्शकों, इस बीच संजय निरुपम ने बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बिहार में 40 लाख फर्जी वोटरों के नाम हटाए गए, उसी तरह महाराष्ट्र में भी ऐसी ही प्रक्रिया होनी चाहिए। यहाँ भी फर्जी और बांग्लादेशी मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना यूबीटी के कई उम्मीदवार ऐसे ही फर्जी वोटों की मदद से चुनाव जीते थे। दर्शकों, जानकारी दे कि एकनाथ शिंदे की संपत्ति पर संजय राउत के आरोपों का जवाब देते हुए संजय निरुपम ने बाला साहेब ठाकरे का पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, जब किसी ने बाला साहेब ठाकरे पर 100 करोड़ की संपत्ति का आरोप लगाया था, तब बाला साहब ने कहा था, कागज लेकर आओ और आधी संपत्ति लेकर चले जाओ।
ऐसे में संजय निरुपम ने इसी तर्ज पर कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को लगता है कि एकनाथ शिंदे के पास 5 लाख करोड़ की संपत्ति है तो वो भी सबूत लेकर आए और आधी संपत्ति ले जाए। उन्होंने तीखे लहजे में ये भी जोड़ा, जैसी हार उद्धव ठाकरे की विधानसभा चुनाव में हुई वैसे ही दुर्गति स्थानीय निकाय चुनाव में भी तय है। तो वही दर्शकों, जब उनसे पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम नहीं मानते, तो निरुपम ने संविधान का हवाला देते हुए कहा, संविधान के अनुसार एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। अगर उद्धव ठाकरे को संविधान पर भरोसा ही नहीं है तो फिर वो संविधान बचाओ रैली निकालने का नाटक क्यों करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उद्धव ठाकरे भले ही बालासाहेब ठाकरे के रक्त के वारिस हो, लेकिन विचारों के नहीं। असली शिवसैनिक तो वो है जो बालासाहेब के आदर्शों पर चले, और उनमें एकनाथ शिंदे सबसे आगे है। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली पर भी संजय निरुपम ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल से उद्धव ठाकरे बस रो रहे हैं। अब पुणे जाकर वो एकनाथ शिंदे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पार्टी चिन्ह और यहाँ तक कि बाप तक चुरा लिया। ये उद्धव ठाकरे का भ्रम है। पार्टी चोरी नहीं हुई है, पार्टी बचाई गई है। बालासाहेब ठाकरे के विचारों को बचाया गया है। इसके साथ ही संजय निरुपम ने आगे कहा है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से अनैतिक गठबंधन किया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे 109 सीटों पर लड़े थे, लेकिन सिर्फ 20 विधायक जीत पाए। वही एकनाथ शिंदे ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उनमें से 60 विधायक जीत कर आए। जनता ने भी बता दिया था कि जनादेश किसके साथ है। तो ऐसे में दर्शकों, संजय निरुपम के इस बयानों ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ा दी है। जहां एक तरफ ठाकरे बंधुओं के संभावित साथ आने की चर्चा जारी है, वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को पूरी तरह घेरने में जुटा है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इस राजनीतिक हमले का क्या जवाब देते हैं और आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में किसकी रणनीति कारगर साबित होती है। तो दर्शकों, राजनीति के इस गर्म मैदान में हर बयान बन रहा है हथियार और महाराष्ट्र की सियासत हर दिन एक नया मोड़ ले रही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।